हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई विल ट्राई टू शेयर वन इम्पोर्टेंट थिंग विद यू विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने में बेहद मदद करेगी। ये क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कि आप कैसे इंश्योर करें कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो अच्छी तरह से सीख रहे हैं, या जिस लेवल पे आपको सीखना चाहिए, जिस भी एग्ज़ाम की, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या एकेडमिक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के लायक वो है या नहीं। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, उसको सीखते हुए क्या आप उस चीज़ को इंजॉय कर पा रहे हैं, उस प्रोसेस को। आर यू इन ए हैप्पी मूड, राइट। चीज़ों को बर्डन बना के सीख रहे हैं तो दैट विल नॉट हेल्प यू इन दी लॉन्ग रन। अगर आप चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हुए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए उसमें डूब जा रहे हैं, आपको टाइम का ध्यान नहीं रह रहा कि भाई कितना टाइम हो गया, किस चीज़ का टाइम हो गया, कहीं जाना था या नहीं जाना, दैट मीन्स दैट इज़ द रियल लर्निंग। आप उसको इंजॉय कर रहे हैं। उसी प्रोसेस में आप चीज़ों को धीरे धीरे, एक बार में नहीं तो दो बार में, उस लेवल तक सीख पाएंगे जो किसी भी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट। टुडे वी विल डिस्कस QCI, NIIF, NSQF, NCS, S4A। अगर आप इन सब के बारे में जानते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट, let's start with questions that will help you understand these things in a comprehensive manner. First is, with reference to Quality Council of India, consider the following statements. Number one, QCI was set up jointly by the Government of India and the Indian industry. Number two, Chairman of QCI, is appointed by the Prime Minister on the recommendation of the industry to the government. Which of the above statements is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. At this point you should pause the video, क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, अपने कंसेप्ट को रिकॉल करें अगर आपने पहले पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा है तो किसी न किसी तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करें, एटलीस्ट गैस करें कि भाई ये चीज़ ठीक हो सकती है या नहीं। ये आपको मदद करेगी MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करने में। इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि भाई ये जॉइंटली सेटअप की गई थी, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, डेट इज़ ट्रू। सेकंड जो है, इसका जो चेयरमैन हो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं इंडस्ट्री की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है जिसको जॉइंटली सेटअप किया था किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंडियन इंडस्ट्री ने। कब? 1996 में, अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। क्यों सेटअप किया गया था? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो कुछ तो पर्पज़ होगा ना उसका। इसको सेटअप किया गया था ताकि क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा सकें सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स में। इसकी कंपोजिशन क्या है? इसके जो चेयरमैन हैं उनको PM नॉमिनेट करते हैं। चेयरमैन की जो पोस्ट है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का। देन इसको गवर्न किया जाता है गवर्निंग काउंसिल के द्वारा, जिसमें 38 मेंबर्स होते हैं। उन 38 मेंबर्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स का, इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स का। कुछ खासियत देख लेते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। इसका जो मेन पर्पज़ है वो एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करवाना है, किस चीज़ के लिए? ताकि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट हो सके किसका? प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का और प्रोसेसेस का, जिससे उनकी क्वालिटी इंश्योर की जा सके कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट्स, गुड्स या सर्विसेज एक अच्छी और स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं या नहीं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नीदरलैंड से इंस्पायर होकर इंडिया ने सेटअप की थी और ये PPP मॉडल पे बेस्ड है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ओनर नहीं है और ना ही इसको फंड करती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने का। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप काम करती है। इसके जो प्रमोटर्स हैं वो की इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, जैसे एसोसिएशन CCII एंड FICCI। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन,
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका लोगो है। देन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर्स लिए हैं, यानी इसका क्या कंट्रीब्यूशन है या क्या काम है, उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण ये रिलीज करती है, जो एक सर्वे है किस चीज़ का, जो स्वच्छ भारत मिशन है इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें कितनी सक्सेस हुई है, उसके इंडिकेटर्स को लेके जो रैंकिंग्स हैं वो सब ये रिलीज़ करती है। देन ये सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए, कि भाई कौन सी योगा प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड की हैं, और जो योगा ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनको भी क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का काम क्यूसीआई का ही है। देन जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको भी सर्टिफिकेट देती हैं, ताकि वो जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच कर सके। इट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड ए कैंपेन कॉल्ड गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता, इट इज़ इंडियाज़ क्वालिटी मूवमेंट। इसका पर्पज़ मेनली यही है कि भाई जो क्वालिटी है, क्वालिटी से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, उन सब के बारे में अवेयरनेस प्रमोट करना। सेकेंड इज विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। नंबर 1, it is an organ of Niti Aayog. Number 2, it has a corpus of 4 lakh crore at present. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. क्वेश्चन है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दी गई हैं। वो क्या है कि भाई क्या ये नीति आयोग का ऑर्गन है, ये नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है। क्या इसका जो प्रेजेंट में कॉर्पस है, यानी जो इसकी फंड है, जो इसके पास फंड का एक जो जिसको भंडार बोलते हैं कॉर्पस, वो कितना है, 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ नहीं है, वो सिर्फ 4000 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कितना माइनर वे में यूपीएससी क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करती है, डाटा को मैनिपुलेट करती है, जिससे आप इजीली, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा और अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, उसको मेमोराइज नहीं किया है, देन यू विल थिंक कि हाँ 4000 था या 4 करोड़, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड एंड यू विल मार्क इट रॉन्ग। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर 1 नॉर 2। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है? ये एक फर्स्ट एवर सोवरेन वेल्थ फंड है इंडिया का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया। कब? 2015 की जो बजट स्पीच थी उस टाइम इसको लॉन्च किया गया था। क्यों? कोई ना कोई तो पर्पज़ होगा इस चीज़ का कि भाई क्यों ऐसा किया गया, ताकि जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग है उसको अच्छे से इम्प्रूव किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। क्या फीचर्स हैं इस फंड के, कि भाई जो इसका प्रपोज्ड कॉर्पस है वो है 40,000 करोड़। इनिशियली गवर्नमेंट की जो होल्डिंग थी इसमें 100% थी, बाद में इसको 49% कर दिया गया। इस फंड को नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ही मैनेज करती है। ये एक कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में सेटअप की गई है। ये जो फंड है, इट एक्ट्स एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अंडर सेबी गाइडलाइन और रेगुलेशंस। इट फोकसेस ऑन बोथ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? जो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नए हैं, जो एक फ्रेश हैं बिल्कुल। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं या फिर वो इनएक्टिव हो चुके हैं, उनको भी इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। इसमें मेनली 3 टाइप्स के फंड हैं। नंबर 1, मास्टर फंड, जिसका काम है इन्वेस्ट करना किस चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, जैसे रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। सेकंड है फंड ऑफ फंड्स, इसका काम क्या है कि भाई फंड्स में ही इन्वेस्ट करना। देन देयर इज स्ट्रेटेजिक फंड, इसका काम क्या है? इन्वेस्ट करना किस चीज़ में? इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें। इसको एज ए अल्टरनेटिव फंड 2 के रूप में रजिस्टर किया गया है सेबी के अंडर में। ये जो फंड है, इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है वो इसको ऑब्जर्व करती है, मॉनिटर करती है, जो कि जिसमें जो लेड की गई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और जो अदर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस के फील्ड में, वो सब भी इस गवर्निंग काउंसिल में मेंबर होते हैं।
देन इट इज़ अवेलेबल टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। और रिसेंटली ही ये जो फंड है इसने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, जो जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसके साथ, टू अनवेल ए $600 million India Japan fund. Third is with reference to the National Skills Qualification Framework. Which of the statements given below is or are correct? Number 1. Under NSQF, a learner can acquire the certification for competency only through formal training. B. Or second, an outcome expected from the implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, दैट इज NSQF, कि भाई अंडर NSQF कोई भी लर्नर है वो एक्वायर कर सकता है क्या, सर्टिफिकेशन फॉर कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। ओनली काइंड ऑफ एक्सट्रीम वर्ड, ये ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है कि भाई सिर्फ ऐसा ही हो सकता है। ये गलत है क्योंकि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग भी इसमें इंक्लूडेड है। देन सेकंड इज an outcome expected from the implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education. That is correct. जनरल एजुकेशन के साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है। तो इस टाइप से मोबिलिटी हर टाइप की एजुकेशन को एक कंबाइन और कंप्रिहेंसिव वे में प्रोवाइड करना, देन इज द करेक्ट आंसर। नेशनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, दैट इज NSQF, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ये क्या है, ये क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क है। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 2030 में। किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। क्यों, ताकि ऑर्गेनाइजिंग दी क्वालिफिकेशंस थ्रू ए सीरीज ऑफ लेवल्स ऑफ डाटा, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड एंड स्किल्स, इन सब को एक इन सब से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया जा सके। एंड इसके क्या फीचर्स हैं, इसके फीचर्स ये हैं कि इसका जो मेन पर्पज़ है वो है एक स्टैंडर्डाइज स्किल्ड वर्कफोर्स को क्रिएट करना जिसके पास या जिसका हाई डिग्री ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी पॉसिबल हो। देन NSQF कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन, किस बेस पे इसको डिटरमाइन किया जाता है कि भाई जो लर्निंग है, नॉलेज आउटकम्स हैं, जो भी स्टूडेंट या अप्रेंटिस के पास ये सब चीज़ हैं, लर्निंग, नॉलेज, आउटकम, स्किल्स, वो कैसे हैं या फिर वो किस मीडियम से है। इट डजेंट मैटर कि भाई वो नॉन फॉर्मल है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। सभी कैटेगरी की नॉलेज और लर्निंग को एसेस किया जाता है, उसके बेस पे ही इसकी डिटर्मिनेशन की जाती है। इसने एक ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड एडोब इंडिया, स्किल डेवलपमेंट के लिए। मतलब ये तीनों पार्टनरशिप में इस चीज़ पे काम करेंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट बिटवीन स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, जॉब मार्केट्स, जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसने टाई अप भी किया है कि इसके साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, मार्केट के साथ। क्यों, ताकि जो जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो समझी जा सके। जब जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट पता होंगी कि भाई जो मार्केट में फ़िलहाल में किन स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है या फिर किन स्किल्स से रिलेटेड जॉब्स ज़्यादा डिमांड में है या ज़्यादा उनकी मतलब पब्लिसिटी है, उसी बेसिस पे ही तो जो NSQF है वो अपनी स्किल्स प्रोवाइड करेगा और उनको एसेस करेगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ लॉन्च्ड एन इंस्ट्रक्शन ट्रेनर मैनुअल। ये क्या है कि भाई जो भी ट्रेनर है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि भाई उसको कैसे NSQF के पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग
प्रोवाइड करनी है। फोर्थ इज कंसिडर द फॉलोइंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विस। Number 1. National Career Service is an initiative of the Department of Personnel and Training, Government of India. Number 2. National Career Service has been launched in a mission mode to improve the employment opportunities to uneducated youth of the country. Which of the above statements is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. नेशनल करियर सर्विस दैट इज़ NCS, ऐसे ही मतलब शॉर्ट फॉर्म बना दी थी मैंने इसको ताकि जो इनिशियल थंबनेल है उस पर सभी एक जैसे लगे। देन इट इज़ फर्स्ट, नेशनल करियर सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, दैट इज़ करेक्ट। National Career Service has been launched in a mission mode to improve employment opportunities to uneducated youth, that is also incorrect। ये मिशन मोड तो है 5 ईयर के लिए, लेकिन जो इसका पर्पज़ है वो ऑनलाइन स्किल्स प्रोवाइड करवाना है और एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना है ताकि एम्प्लॉयबल हो सके यूथ। डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए प्रोग्राम या फिर इनिशिएटिव किसका? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। क्यों? ताकि ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके किसको? जॉब सीकर्स को जो इसके साथ रजिस्टर्ड हैं। ये 5 ईयर के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो 2015 में लॉन्च किया गया था एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्किल्स की डेवलपमेंट करना, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करना, इंटरपर्सनल स्किल्स प्रोवाइड करना और एम्प्लॉयबिलिटी को एनहेंस करना ताकि जो यूथ हैं उनको जॉब मिल सके, वो जॉब पाने के लायक बन, राइट, उनमें वो स्किल्स हों जो भी मार्केट में रिक्वायर्ड हैं। इसके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो बोथ इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल हैं। कहाँ पे? NCS के पोर्टल पे। और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन पार्टनरशिप विद TCS ION। इट इज़ ए यूनिट ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये जो करियर सर्विस है ये गवर्नेंस का ही एक प्लान है। ये मेनली 3 पिलर्स पे बेस्ड है। फर्स्ट इज़ एक अच्छे से वेल डिज़ाइन ICT बेस्ड NCS पोर्टल। सेकंड जो है मॉडल करियर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री एंड थर्ड इज़ इंटरलिंकेज। किस चीज़ के बीच में? जो स्टेट्स के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं उन सब के बीच में इंटरलिंकेज हो, कम्युनिकेशन हो, जिससे डाटा या फिर कोई भी रेलिवेंट अपडेट है वो आपस में शेयर की जा सके अक्रॉस द कंट्री थ्रू ऑल द स्टेट्स। देन इस पे जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी स्टेक होल्डर्स इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ जिनको जॉब चाहिए है। जॉब चाहने वाले भी, जॉब देने वाले भी, करियर काउंसलर भी, स्किल प्रोवाइडर भी, करियर सेंटर भी, सभी इस पे रजिस्टर कर सकते हैं ताकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सबका कम्युनिकेशन एक दूसरे से इजी हो जाए, जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके। फिफ्थ इज, which of the following statements best describes the term scheme for sustainable structuring of stressed assets, that is S4A, recently seen in the news? It is a procedure for considering ecological costs of developmental schemes formulated by the government. B. It is a scheme of RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties. C. It is a disinvestment plan of the government regarding central public sector undertakings. D. It is an important provision in the Insolvency and Bankruptcy Code recently implemented by the government. Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets, ये एक सिंपली RBI की स्कीम है जिसका पर्पज़ क्या है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है बिग कॉरपोरेट्स का उसको इम्प्रूव करना,
जो फ़िलहाल डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, स्ट्रेस्ड सिचुएशन में है। ये एक स्कीम है जिसको आरबीआई ने लॉन्च किया, कब? 2016 में। क्यों? ताकि जो डेट प्रॉब्लम है किसकी, कॉरपोरेट सेक्टर की, उसको अच्छे से रिजोल्व किया जा सके, टैकल किया जा सके, और जो लेंडर बैंक्स हैं उनको भी मदद दी जा सके ऐसे स्ट्रेस्ड एसेट्स को डील करने के लिए, ईजिली उनको रिजोल्व करने के लिए, रिवर्क करने के। इसकी क्या खासियत है, फीचर्स क्या हैं? इसका मेन एम है कि भाई जो डेट इश्यू है उसको रिजोल्व करना और क्रेडिट के फ्लो को इजीली इंश्योर करना जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। देन द टारगेट, इट आल्सो टारगेट्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिग डेट प्रोजेक्ट्स। इन एडिशन टू दिस, जो कंपनी का डेट है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। नंबर 1 इज सस्टेनेबल डेट, इसमें ये कम से कम 50% होना चाहिए टोटल डेप्ट का। सेकंड इज़ अनसस्टेनेबल डेप्ट, ये इन्वेस्ट किया जा सकता है इक्विटी, डिबेंचर्स वगैरह में। देन जो भी लेंडर बैंक्स एलिजिबल होना चाहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, टोटल इंस्टीट्यूशनल लोन्स इन अकाउंट फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स मस्ट एक्सीड 500 करोड़ से ज़्यादा उनके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए। इसमें बोथ रुपी एंड फॉरेन करेंसी लोन्स इंक्लूड हो सकते हैं। जो लेंडर बैंक है वो एक्वायर कर सकता है इक्विटी इन स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स और डीप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।